Now in today's class we'll proceed with our next section, that is section E. Section E is Manpreet Kaur is the national record holder for women in the shot put discipline. Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the biggest distance for an Indian female athlete. चलो ये तो अभी तक कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं है जो आप ये कहो कि नेशनल रेटेड है, लेकिन अगर आप थर्ड पैराग्राफ में इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर होनी है। देखो मनप्रीत कौर है जिसका नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है, मनप्रीत कौर का क्या बना हुआ नेशनल रिकॉर्ड। फिर यहाँ पे एक दूसरी दीदी की बात हो रही है जिनका नाम क्या संजीता। संजीता इस नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ के वो ओलंपिक में, यानी कि वो तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है, तो पहला टारगेट क्या है, जो नेशनल रिकॉर्ड है, और वो कितना है 18.86 मीटर का, ठीक है। इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर होंगी। तो जितनी अभी तक कन्वर्सेशन हमारे पास है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो हो रही है वो कितनी थ्रो से हो रही है, 7.56 मीटर से, यानी कि स्टार्टिंग में जो संजीता की थ्रो जाती है शॉर्ट पुट की, वो कहां तक जाती है, वो इतना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है जी। Being an athlete in a school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter average. अब एक चीज और बताई जा रही है कि हर वीक में जो इंप्रूवमेंट आ रही है वो कितने कितने की आ रही है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर आगे जा रहा है। पहली चीज देखने वाली यहाँ पर ये है कि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9/100, तो 0.09 मीटर। इतना काम भी हो गया, स्टेप टू स्टेप लेके चलो। फिर आगे चलते हैं। During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12। अब एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तो डिस्टेंस की बात हो रही थी, अब बात हो रही नंबर ऑफ थ्रोज में, यानी कि जब वो कैंप स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे में कितनी थ्रो उसने फेंकी, यानी कि जो प्रैक्टिस किया कितनी थ्रो की है 40 थ्रो की, जो प्रैक्टिस किया कितनी थ्रो की है 40 डेज की, ठीक है। कैंप कितने दिन का है, 15 दिन का है। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। कैंप 15 दिन का है। फर्स्ट डे में जो थ्रो था कितनी थ्रोज की प्रैक्टिस हुई है, वो ही है 40 थ्रो की, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एंड एवरी डे कैप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रो बाय 12। अब हर दिन जैसे ही फर्स्ट डे कितनी थ्रो 40, तो नेक्स्ट डे सेकंड डे में कितनी होगी 40 प्लस 12 बढ़ता जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 52। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड डे में कितना होगा, तो आप कहोगे सर जितनी थ्रो ये है इस पर 12 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया जी 64। तो कहीं ना कहीं देख के समझ में आ रहा है ये तो भैया एपी बन रहा है, कहीं ना कहीं देख के इसको भी समझ में आ रहा है ये भी एपी है, क्योंकि जो डिस्टेंस है आपका वो कंटिन्यूसली कितना बढ़ेगा हर हफ्ते 0.09 मीटर वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला केस भी किसका है, एपी का। सेकंड वाली इंफॉर्मेशन भी किसकी है, एपी की। आगे चलते हैं। हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन द 11th डे ऑफ द कैंप। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 11 डे में उसने कितनी थ्रो प्रैक्टिस की होगी। नंबर ऑफ थ्रोज practiced on 11th day will be equal to A11, am I right? Will be equal to A11। बेगानी क्लियर है, ठीक है। नाउ अब आपको पता है कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A11 क्या होगा a प्लस 10d। A11 क्या होगा a प्लस 10d। a तो फर्स्ट डे में कितना थ्रो होता है, ये a है, ये कितना आपका a, तो ये हो गया 40 प्लस 10, जो डिफरेंस है वो कितना कितने का है 12 का है, तो a प्लस 10 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा जी 40 प्लस 120 160। यानी कि 11th डे में जो उसकी प्रैक्टिस है थ्रो करने की, वो 11th डे में कितनी थ्रो प्रैक्टिस करेगी 160 थ्रो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है। ये लिख लेता हूं, कहीं आगे नीड पड़ेगी तो पता रहेगा। A11 की वैल्यू कितनी आई है 160। ये कौन से वाले केस से रिलेटेड है, थ्रो वाले केस का फर्स्ट पार्ट का। ये क्लियर हो गया। नाउ पार्ट 2 इज व्हाट वुड बी द संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। एट द एंड ऑफ 6 मंथ थ्रो का डिस्टेंस, तो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द संजीता थ्रो डिस्टेंस, संजीता's throw distance at the end of 6 month, तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ, एक मंथ में कितने वीक होते हैं 4, यानी कि 6 मंथ का मतलब 24 वीक्स के एंड में कितना उसका थ्रो जाएगा, यही तो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है।
अगेन अगर इसके हिसाब से देखूं तो अगेन, तो आपसे पूछा गया यार A24 या A6, आप क्या निकालोगे? अगर वीक्स के हिसाब से जाओगे तो A24, अगर वीक्स के हिसाब से जाओगे तो क्या निकालना है आपको? इट इज इक्वल टू A24। A24 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? A+23D। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, A+23D। यहां तक क्लियर है कहानी? ठीक है। अब इस वाले केस में, थ्रो वाले केस में देखो, फर्स्ट वैल्यू क्या है? 7.56 प्लस 23D, डी क्या है आपका? 0.09। तो 7.56, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 20, 207। कितना आ गया जी? 207। और डेसिमल के बाद दो डिजिट थी, 2.07, 2.07, 2.07। कैन आई से दैट 7.56 और 2.07, 7 और 6 कितना हो गया? 13, ये हो गया 6, तो 9.63 मीटर, 9.63 मीटर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो पार्ट 2 का आंसर हमारा क्या आ गया? A24 हमें फाइंड करना था, और ये कितना है? संजीता थ्रो एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसकी ये जो थ्रो 7.56 मीटर से स्टार्ट हुई थी, वो 6 महीने के बाद वो कहां तक पहुंचेगी अगर इसी स्पीड से ग्रो करता रहा? तो 9.63 मीटर। ये कहानी भी क्लियर है। चलो आगे, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, और वाला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। तो आप क्या कहोगे? कब? तो आप लेट an इज इक्वल टू 11.16 मीटर। तो हमने ये मान लिया कि an की जो वैल्यू है, यानी कि आप ये मान रहे हो इन द nth वीक, दैट इज let Sanjita's able to achieve a throw of 11.16 meter in nth week, क्योंकि ये तो वीक के हिसाब से चल रही है ना सारी बात। अब ये थ्रो, ये डिस्टेंस वाला तो ये किसमें? वीक्स में ही है आपका। तो हमने मान लिया कि n वीक में जाके, तो n की वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपने कहा an इसके इक्वल है, और इसका मतलब क्या है ये भी आपने क्लैरिफाई कर दिया। अब an अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? इसको 1 ले लो, तो फ्रॉम 1 an का मतलब क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल? 11.16 के इक्वल। किसके इक्वल? 11.16। a कितना है आपका? अभी थ्रो वाला ही है, मीटर वाला जो डिस्टेंस है, ये हो गया आपका 7.56। n आपको फाइंड करना है। d आपका कितना है? 0.09 इक्वल टू कितना जी? 11.16। ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 0.09 n माइनस 1, 11.16 माइनस 7.56, तो ये हो गया 11.16, ये हो गया 7.56। 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 5 कितना हो गया? 6, 10 माइनस 7 कितना? 3.6। कितना आ रहा है? 3.6। तो क्या नहीं से दैट n माइनस 1 इक्वल टू 3.6 अपॉन 0.09। कहानी क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेसिमल रिमूव करते यहाँ क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। और डेसिमल रिमूव करते यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, तो ये भी कैंसिल, 9 4 जा 30, तो ये आपका आ गया 40। तो n की वैल्यू क्या है? 40 प्लस 1 41। अब n आपका वीक था, तो आप क्या करो? दैट इज इन 41st वीक, इन 41st वीक। ठीक है। she would be able to achieve a throw of 11.16 मीटर। तो ठीक है ना, 24 में 9.63 तक दीदी पहुंच ही गई थी। तो पार्ट इसका जो और वाला है, पार्ट इसका आंसर क्या आ गया आपका? 41।
क्या आ गया आंसर 41। ये क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड इज हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो आप क्या कहोगे, आपसे पूछा जा रहा है टोटल, अब तो एसएन की बात हो रही है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ थ्रोज, लेट टोटल पूछा गया ना आपसे, तो लेट टोटल नंबर ऑफ थ्रोज शी डू during the entire camp of during the entire camp of 15 days, camp of 15 days BSN, BSN कहानी क्लियर है, ठीक है। BS15 कर दो बेशक, आइडियली क्या कर दो इसको S15। 15 दिन की बात हो रही है तो एन की वैल्यू आपको पता है 15। अब आप लिखोगे वी नो दैट, लास्ट टाइम ना पता हो प्रश्न क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ यही आता है तुम्हें। n की जगह 15, अब कहोगे सर बता दे तो बेइज्जती, ना बताएं तो बेइज्जती, तो ना बताए तो सही है। ए क्या है जी, अब डेज की बात हो रही है, वैसे दो केसेस पहले आपको इसी तरह से लिख लेने हैं, पता लगे डेज में थ्रो जा रहे हैं तुम्हारे, महान इंसान हो, कुछ भी कर सकते हो। 15-1 और डी, इसका डी कितना है 12, कहानी क्लियर। तो ये हो गया जी 15/2 2 इंटू 40, ये देखो पहले क्वेश्चन में नींद आना शुरू हो गई। 15-1 14, 14 इंटू 12, तो 15/2 80 प्लस 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 4, ओए दीदी, ठीक है। और 168 प्लस 80 कितना 248, आराम से 248, ठीक है। तो ये हो गया जी 15/2 इंटू 248, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 124 इंटू 15, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 और 6 36, 15 1 जा 15 और 3 18। माय गॉड दीदी इतनी प्रैक्टिस कर रही है, बताओ 1860। 15 दिन में दीदी कितनी थ्रो, देखो ऐसे होती है प्रैक्टिस, देखो तुम क्वेश्चनों का हिसाब रखते हो, तुम्हारे हिसाब में तो बस यही ऐसे तुम्हारे क्वेश्चंस भी होने चाहिए, 1000 500 पर कितना हो गया भाई, पूरा ईमानदारी वाला हिसाब होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज Frunya was thrilled to know, नाम भी बड़ा खतरनाक है। Frunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from the 20th July to 20th August 2023 and for the first time in the FIFA Women World Cup history. Okay, two nations hosting 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of player is represented as point on a coordinate plane. फादर को ऐसा लग रहा होगा, बच्ची को ऐसा नहीं लग रहा होगा। चलो फर्स्ट पार्ट में आते हैं। At an instant the midfielder and forward form the parallelogram, ठीक है जी, तो हम भी पैरेललोग्राम बना लेते हैं क्योंकि कहानियां पैरेललोग्राम से शुरू हुई है, तो कुछ ना कुछ तो इसी पर पूछा होगा। तो ये रहा जी आपका पैरेललोग्राम। फिर क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द पैरेललोग्राम, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर डी इफ द पोजीशन ऑफ द अदर प्लेयर्स हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर ए की पोजीशन, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2, बी के क्या है 4,3, व्हाट अबाउट सी 6,6, और डी आपसे पूछा गया तो इसको हम ले लेते हैं x,y। कुछ याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में। तो एक काम करते हैं जी, पैरेललोग्राम है तो इसके लिए पैरेललोग्राम की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं ओ पॉइंट। क्या ले लेते हैं, पॉइंट ओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे होगी, वी नो दैट diagonals of parallelogram, we know that diagonals of parallelogram bisect each other, we know that diagonals of parallelogram bisect each other। तो इसका मतलब ये हुआ therefore O is the midpoint of AC and BD। तो दो केस बने, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डायगोनल AC, या फिर ऐसे लिखो इसको
विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट केस में ले रहा हूं डायगोनल AC, AC के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ O, बताओ जी कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। कल आपने आई थिंक इसी चैप्टर का रिवीजन किया है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएंगे इसके हिसाब से? x1 प्लस x2 1 प्लस 6/2, y1 प्लस y2/2 2 प्लस 6/2, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7/2, ये हो जाएगा 4। इसके हिसाब से तो ये आ रहा है। ठीक है, इसी में विद रिस्पेक्ट टू ये कॉमन लाइन है, ये आपकी क्या है? कॉमन लाइन। विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल है, पार्ट 2 में ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल BD, विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल BD, कोऑर्डिनेट ऑफ O, इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होंगे जी? x प्लस 4/2 y प्लस 3/2, इसमें कोई दिक्कत? y प्लस 3/2। ठीक है जी। चलो अब इसका रीजन भी लिख देते हैं क्यों आपने ये सब किया। बिकॉज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इक्वल टू क्या होते हैं जी? x1 प्लस x2/2 देन y1 प्लस y2/2। यहां तक आने क्लियर है? ठीक है, चलो जी अभी अब देखो है तो एक ही सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ऐसे तो नहीं यहां से करोगे तो पॉइंट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो कोऑर्डिनेट है आपका 7/2, 4 किसके इक्वल होना चाहिए? x प्लस 4/2, y प्लस 3/2 के इक्वल होना चाहिए ना। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, विच इंप्लाइज x प्लस 4/2 इक्वल टू 7/2। देखो डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या? 3 एंड y प्लस 3/2 इक्वल टू 4, तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। एक कहानी क्लियर होगी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, चलो जी कौन सा पार्ट हो गया? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? D के फर्स्ट पार्ट में हमारे D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3,5। नाउ पार्ट 2 इज चेक इफ द गोलकीपर G, तो आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट G, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -3,5। स्वीपर की पोजीशन क्या है? H 3,1। स्वीपर की पोजीशन क्या है? H 3,1 एंड गिव दैट, इसके पोजीशन क्या है? K 0,3। ठीक है, फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब आपको चेक करना क्या ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर है। बेसिकली आपको कहा जा रहा है क्या ये कोलिनियर है, तो सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट लाइक GH और HK इफ इक्वल टू GK और GK प्लस KH इज इक्वल टू GH, समथिंग लाइक दैट, तभी कोलिनियर होगा ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि भैया ये 3 पॉइंट है ABC, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन तो AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC, यही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम GH फाइंड करते हैं। बताओ जी क्या होगा? 3 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, तो ये तो हो गया 36 प्लस 16 6 और 6 12 52, ये आ गया √52 यूनिट। तो G और H का डिस्टेंस तो आ रहा है √52 यूनिट। ठीक है जी, ऐसे फाइंड करते हैं H के, तो लो जी H के पर आ जाओ। 0 माइनस 3 होल स्क्वायर
3 माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट, -3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 9, तो ये हो गया जी 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √13, इसको भी 13 4 जा 52 कर लेते हैं। यहां से देखो 13 4 जा 52, मैंने क्या कहा 13 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट, तो ये बेसिकली 2√13 यूनिट है, ताकि सेम यूनिट पर आप कंपैरिजन कर पाओ। जी एच हो गया, एच के हो गया, क्या रह गया एच के, जी के रह गया ना, जी के साथ एच हो गया, एच के साथ के, फिर जी के जनरल नॉलेज वैसे तुम्हारी बड़ी हाई है। 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 प्लस 3 है 3 माइनस 5, तो 3 का स्क्वायर 9, तो -2 का स्क्वायर 4, 13, चलो जी ये भी आ गया √13, तो √13 प्लस √13 इक्वल टू 2√13, तो आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ ये क्या है कोलिनियर है। आप क्या कहोगे, बिकॉज व्हाट, जीके प्लस एच के इज इक्वल टू जी एच, देयरफॉर जी एच एंड के पॉइंट्स are lying on a straight line, पानी क्लियर, क्लियर हो गया, यही था ना कोलिनियर का पॉइंट आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट का आपका और वाला पॉइंट है, चेक इफ द फुल बैक जे, अब एक पॉइंट गिवन है आपको जे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -3, एंड सेंटर बैक आई -4, 6 और इक्वी डिस्टेंट, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है एज पर क्वेश्चन सी 0,1। आपको चेक करना है, अब चेक कैसे करोगे, अगर इन दोनों का डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो आप कहोगे यस सी इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड सीजे, तो सीजे क्या होगा, मैंने कहा था ना इक्वी डिस्टेंस पर इसके कोऑर्डिनेट्स पहले रखो, 0 - 5 होल स्क्वायर, 0 - 5 होल स्क्वायर, कहानी क्लियर, 1 + 3 होल स्क्वायर, 1 + 3 होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया जी 6 और 5 11 और 2 3 1 41, तो ये आ गया √41 यूनिट, क्लियर है, ठीक है। एंड सी आई, तो सी आई जब निकालोगे -4 -0 होल स्क्वायर और 6 -1 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 + 25, देखो सेम आ रहा है, तो ये भी कितना √41, तो क्या कहोगे, बिकॉज सी जे इज इक्वल टू सी आई, देयरफॉर सी इज एट equidistant, C is at equidistant from points J and I, कहानी क्लियर, चलो आगे, ठीक है। पार्ट थर्ड, ए डिफेंसिव मिडफील्डर आई, डिफेंसिव मिडफील्डर, ये नाम इतने सारे बता दिए तुम्हें, ना ए का पता होगा ना बी का ना सी का, क्या मिडफील्डर है, क्या सेंटर बैक, क्या फुल बैक, घूम फिर के तुम्हारे ध्यान पॉइंट्स भी जा रहे हैं ना, सारे समझा रहे तुम्हें ना, तुम्हें इस गेम का कुछ आता पता होगा, बस ये पता होगा प्लेयर है गोल पे मारना है, हमने ए बी सी लेना है, ठीक है, इनको कर रहे हैं, कर ही तो रहे हो। डिफेंसिव मिडफील्डर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या 1,4, अटैकिंग मिडफील्डर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, एंड स्ट्राइकर, माय गॉड स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कोऑर्डिनेट्स क्या है A, B, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो खुद ही कह रहे हैं कि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, एंड B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड A। ओके, अब देखो एक चीज तो उसने जो कह दी वो तो माननी पड़ेगी आपको, कि वो कह रहे हैं A, B और E ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, चेक नहीं करना है, तो उसने बोल ही दिया है, और वो कह रहा है कि B जो है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है AB, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या 1,4, इसके अब देखो ये अगर इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पर है इधर से भी है, तो इसका मतलब ये जो बी है ये तो मिड पॉइंट हो गया भैया, बी क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, ठीक हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बी इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए बी ए नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो आप क्या कहोगे? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 प्लस ए बाय 2 4 प्लस बी बाय 2 इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस ए बाय 2 है। अब ये भी तो बी के कोऑर्डिनेट्स है, ये 2 के इक्वल होना चाहिए, और 4 प्लस बी बाय 2 जो है वो -3 के, बिकॉज ये भी है तो बी के कोऑर्डिनेट। अब 2 2 जा 4 माइनस 1 3, तो एग्री कर तो a3 -3 इंटू 2 -6 -4 -10, तो a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -10, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -10। यही क्वेश्चन था, इसके कोऑर्डिनेट बताने थे तो क्या कहोगे? a3। कोई और क्वेश्चन है? कोई और पार्ट इस क्वेश्चन में नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। One evening Kaushik was in a park, children were playing cricket, birds were singing on a nearby tree of a height 80 meter। यहाँ तक पढ़ के लग रहा है हम एक पोएम पढ़ रहे हैं। एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पक्षी चहचहा रहे हैं, और जिस पेड़ पे वो चहचहा रहे हैं उस पेड़ की हाइट है 80 मीटर। तो ये पेड़ पर चहचहा रहे हैं, उसकी हाइट कितनी है जी? 80 मीटर। पेड़ की हाइट कितनी है? 80 मीटर। तो बर्ड्स को हम यहाँ ले लेते हैं जी, ये रहे आपके बर्ड्स। ठीक है जी। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से पोजीशन क्या आपकी है, छेड़छाड़ नहीं करते, फिगर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से बर्ड यहाँ पर है। कहानी क्लियर? ठीक है जी। फिर आगे कहा जा रहा है, अब कौशिक ने बर्ड को देखा ऑन द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कौशिक जी की पोजीशन को ले लेता हूँ, जो एज पर क्वेश्चन कौन से पॉइंट पर खड़े हैं? सी से। कौशिक भाई ने यहाँ से इस बर्ड को देखा और कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पर देखा? 45 डिग्री पर। तो ये रहा जी 45 डिग्री, ये रहा आपका 45 डिग्री। कहानी क्लियर? तू मत सोच। When a sixer was hit, अब क्या हुआ? जो बच्चे खेल रहे थे उसमें से कोई एक बच्चा खेलने वाला है, अच्छा है, सचिन तेंदुलकर का बड़ा फैन है, उसने 6 मारा। बॉल फ्लू थ्रू द ट्री, बॉल ऐसे गई, ये छक्का लगा, बॉल यहाँ पे लगी, मतलब बॉल ऐसे गई, छक्का मारा ना उसने बॉल। अभी पूरी कहानी पढ़ लेते, बॉल गई कहाँ है? When a sixer was hit, a ball flew through the tree, मैंने पेड़ के बीच में से बॉल चली गई, फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे। अब इसको लगी होगी या आसपास के पत्तों पे लगी, ये डर गया, ये पक्षी उड़ के आगे चला गया। ये बड़े हिलते हैं। अभी आगे चले गए, 2 सेकंड के बाद जब उसने इसी बर्ड को देखा तो ये पक्षी जो था वो यहाँ बैठा हुआ था, ये बर्ड्स यहाँ पे था डी पोजीशन पर। अब दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा या बड़ा? छोटा। अब कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पर चला गया? 30 डिग्री। तो बॉल ऐसे गई, पक्षी उड़ा और पक्षी चला गया इस पॉइंट डी पर। कहां चला गया जी? पॉइंट डी पर। चलो जी, पॉइंट डी पर पक्षी को पहुंचा दो। और कितने एंगल पर चला गया जी? 30 डिग्री। कहानी क्लियर? ठीक है। अब बर्ड हमारा यहाँ आ गया, बेचारा बर्ड परेशान होकर यहाँ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बॉल जो है देखो ऐसे गई, बॉल ऐसे गई, इसको टकराई, ये तो उड़ गया, बॉल वापिस आ गई। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एट एन हाइट ऑफ 30 डिग्री एंड द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। यानी कि बॉल जो है ऐसे गई, स्ट्राइक किया और वापिस आ गई एट एन एंगल ऑफ, मतलब सेम हाइट पर। बॉल मान लो अब यहाँ पर है, तो बॉल का पास समझ में आया, ऐसे गई और ऐसे आ गई, बॉल ऐसे गई और ऐसे आ गई। ठीक है, और कितनी हाइट पर है ये? अब जो जिस पॉइंट पर बॉल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि ये इसके और पास आ गई, बॉल की पोजीशन इससे यहां से और पास होगी। तो ये पूरा एंगल कितना? 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है उतनी है जितनी पहले थी, 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर। ठीक है जी। और ये पूरा एंगल कितना है आपका? ये कितना एंगल बना दिया मैंने, क्या बना रहा हूं? इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ये कितना है आपका? 60 डिग्री। ये एंगल कितना हमारा? 60 डिग्री। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये एंगल कितना हमारा? 60 डिग्री। अब यहां से देखो,
ये एंगल समझ में आ रहा है 30 डिग्री, थोड़ा और वो कर देता हूँ, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, इसका और इसके बीच में ये एंगल समझ में आ रहा है कितना है 45 डिग्री, और ये एंगल जो है यानी कि इसके रिस्पेक्ट में बॉल के साथ जो बना है 45 बना जब बर्ड की पहली पोजीशन थी, उड़ने के बाद यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुंचा है बर्ड कितने सेकंड में पहुंचा ये भी लिख लेते हैं आगे, क्या पता इसका भी कोई काम हो। 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में बर्ड यहाँ से उड़ के यहाँ गया। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन में तो हमने सारा कर लिया कवर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या ग्राउंड लेवल है, ये क्या है ग्राउंड लेवल। अब चले क्वेश्चन पर। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। बर्ड को उसने यहां देखा है, फुट ऑफ द ट्री मान लो यहां पर, अब ये पॉइंट भी तो गिवन होंगे, ये कितना है, ये क्या है जी, ये क्या है बी, और ये क्या है ई। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि कौन सा डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये ए बी सी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, यहाँ है ना बर्ड, इसका फुट ऑफ द ट्री बी है और यहाँ वो खड़ा है, तो आपसे सी बी या बी सी पूछा जा रहा है, सी बी पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हेयर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, हेयर रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप एग्री करते हो सी बी है, फिगर को एनालाइज कर पा रहे हो, ये चीज समझ में आ रही है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आपका सी बी। तो जी अगर ये सी बी है तो ये तो पता है मुझे, ये निकालना है, तो ये जो एंगल है देखो ये वाला, अब मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूं आपको, बात हो रही है ये लाइन और इस इसके बीच में ये जो एंगल है कितना है 45, पहली कहानी। इसके सामने वाली एंगल के सामने ये हो गया मेरा P, इसके हिसाब से P, और जो निकालना वो हो गया B। अब P और B किसका कॉम्बिनेशन, 10 का, P और B किसका कॉम्बिनेशन 10 का, तो क्या लिखोगे इन, अब राइट एंगल पहले बता दो, इन राइट ट्रायंगल CBA, इन राइट ट्रायंगल CBA क्या निकालना है जी आपको 1045, 1045 परपेंडिकुलर क्या AB, बेस क्या आपका CB, 1045 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 80, CB, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है मेरा वो आ गया 80 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको CB निकालना था, वो आ गया आपका 80 मीटर। लिख लेते हैं आगे जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट, चलूं मैं आगे। फिर हम आते हैं पार्ट 2 पर, फिर हम आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में कहा जा रहा है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, कितनी दूर गया, तो आपको क्या निकालना है, हेयर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, क्या निकालना है आपको, रिक्वायर्ड डिस्टेंस BD, AD, और इसके रिस्पेक्ट में कहोगे तो B, जितना AB आपको निकाल AD, या फिर आप कह सकते हो B AD विच इज इक्वल टू और B, ऐसे लिख सकता हूं। जो आपसे पूछा जा रहा है AD या B, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जी ये निकालने के लिए मुझे देखो मुझे B निकालना, AD, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं AD विच इज इक्वल टू B, ठीक है। नाउ क्योंकि हमारा जो भी डिस्टेंस निकलेगा वो इसके नहीं इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। अब अगर मैं आपको ये कहूं B निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, CE माइनस CB। अब देखो जरूरत पड़ गई ना इसकी, CB तो है, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, CE निकालना, क्या निकालना है CE। अब देखो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CED, ठीक है जी। CED की जब मैं बात कर रहा हूं, फिर से आप देखो तो मैं क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो लाइन जो मैं और आगे तक लेके जा रहा हूं, ये और ये, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है आपका वो 30 डिग्री है, ये भी समझ पा रहे हो, जो एंगल आपका वो कितना है 30 डिग्री। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अगेन 1030, क्योंकि P है आपके पास सारा ही 80 है, तो यहाँ भी P जो है आपका वो कितना होगा, ये भी कितना आपका 80 मीटर, हाइट तो सेम ही है 80 मीटर। तो जब आप 1030 निकालोगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा DE, और बेस कितना हो जाएगा आपका बेस CE। तो 1030 कितना, 1/3, अभी तक तो यही होता है, सही कहा। D कितना 80 और C आपको निकालना है, तो C कितना 80√3, यही हो गया ना, ये क्लियर हो गया। नाउ मीटर
वो भी लिखेंगे लास्ट में। b इक्वल टू क्या था, सी की जगह क्या 80√3, इसको 1 कर दो। नाउ फ्रॉम 1, तो अगर 1 के हिसाब से जाओ तो b की वैल्यू क्या, सी किसके इक्वल 80√3 माइनस सी बी 80, तो 80√3 माइनस 1 मीटर। तो आपके पास पार्ट 2 में आपके पास क्या आ गया, बी आ गया, विच इज इक्वल टू 80√3 माइनस 1 मीटर, √3 माइनस 1 मीटर। इसके बाद और वाला केस, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। ट्री को हिट करने के बाद बॉल ने यही डिस्टेंस तो कवर किया है, तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, बॉल वाली पोजीशन क्या एफ है, आपको ए एफ निकालना है या क्या निकालना है, जीबी। पहले बात समझ आ रही है, जो निकालना है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, पार्ट 2 का ऑप्शनल क्वेश्चन और वाला। इसमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, इसमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस इस फिगर के हिसाब से तो क्या होगा, एफ ए विच इज इक्वल टू जीबी। एग्री करते हो, ट्री को हिट करने के बाद बॉल वापस आई है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना बॉल ने, तो कौन सा, आप ए एफ कह दो चाहे इसको, आइडियली तो बॉल ऐसे आई है ना, तो आप कह दो ए एफ विच इज इक्वल टू बी जी, विच इज इक्वल टू बी जी या जी भी, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्या ए एफ बोलो एफ ए बोलो, बात वही है, डिस्टेंस आपको ये निकालना है, तो आपको जी बी निकालना है, क्या निकालना है, जी बी, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं जी बी किसके इक्वल, तो आप क्या कहोगे, सी बी जो ऑलरेडी आपके पास है, माइनस क्या कहोगे, सी जी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, 1 पहले ले चुके हो, तो सी बी तो है, तो आपको फाइंड क्या करना है, सी जी, क्या फाइंड करना है, सी जी। अब जब मैं सी जी की बात कर रहा हूं, अब फिर से देखो, अब मैं और बड़ा कर रहा हूं ट्राइंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये और आगे जा रही है लाइन, ठीक है। अब मुझे ये और ये पूरा ये, अब मेरे को जो फाइंड करना है, नहीं ये नहीं, अब मुझे जो फाइंड करना है ये ट्राइंगल फाइंड करना है, इसको मैं पूरा शेड कर रहा हूं। सीजी के लिए मैं इस ट्राइंगल की बात कर, सीजी के लिए मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अब इस ट्राइंगल के बीच में एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, निकालनी क्लियर है, ठीक है। तो क्या कहोगे, इन राइट ट्राइंगल सी जी एफ, इन राइट ट्राइंगल सी जी एफ, इन राइट ट्राइंगल सी जी एफ, क्या बोलोगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू एफ जी, 60 डिग्री इक्वल टू एफ जी अपॉन सी जी, एफ जी अपॉन सी जी, 60 डिग्री का फॉर्मूला √3, एफ जी वही 80 और सी जी मुझे फाइंड करना है, तो क्या नहीं चाहिए, सी जी यहाँ पर जो होगा वो 80/√3 होगा, 80/√3 होगा। तो फ्रॉम 2 नॉट 1, फ्रॉम 2 जी बी इज इक्वल टू सी बी कितना था 80, और ये कितना हो गया 80/√3, तो 80 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 1 - 1/√3 मीटर, तो बस यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी कहानी क्लियर। तो आपके पास जो इसका और वाला पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया, जो आपको निकालना क्या था, जीबी विच इज इक्वल टू 81 - 1/√3 मीटर। और नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड में कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लोन 20√3 + 1 मीटर। अब आपको क्या निकालनी है, स्पीड, तो आप लिखोगे वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस तो क्वेश्चन में दे दिया उसने कि अगर डिस्टेंस कितना हो 20√3 + 1, और ये जो डिस्टेंस है उसने कितने टाइम में कवर किया एज पर क्वेश्चन, 2 सेकंड। अब ध्यान से देखो, आपको तो स्पीड निकाले मीटर पर मिनट में निकालनी, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 सेकंड में, टाइम वो डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड में है, और आपको कहा जा रहा है मीटर पर मिनट, तो सेकंड को मिनट में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 60 से, तो ये हो गया मीटर पर मिनट। इतनी बात समझ में आ रही है, दोबारा बताओ, क्लियर है, ठीक है, मीटर पर मिनट। तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 20√3 + 1, रेसिप्रोकेट कर दो तो 60/2, 2 से 2 गायब, तो कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 600
√3 + 1 मीटर, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ये मीटर और ये मिनट। तो यही तो कहा था उसने, स्पीड बताओ क्या होगी। यानी कि अगर उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो अगर इतना डिस्टेंस कवर करके 2 सेकंड में, तो उसकी कितनी स्पीड है? तो आप कहोगे 6 सेंट्रल विद इन द ब्रैकेट √3 + 1 मीटर पर मिनट। पानी क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।